वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी जियोग्राफी में जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि प्रैक्टिकल में कैसे प्रश्न आते हैं या प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिकल जो जियोग्राफी में आपको देना है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिकल बढ़िया से हो जाएगा। ओके, प्रायोगिक भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल जियोग्राफी के बारे में। और जियोग्राफी में आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना, प्रैक्टिकल में खास करके आपको बता दूं तो आपको क्या क्या पढ़ना भाई, आपको क्या क्या पढ़ना उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। चूंकि आपको जियोग्राफी जब बीए थर्ड सेमेस्टर में आप होते हैं उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो बीए थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो नवीनतम सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये सिलेबस जो है सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको एक बार आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको बता दो प्रायोगिक भूगोल में आपको पढ़ना क्या है, सांख्यिकीय, तकनीकी और सर्वेक्षण पढ़ना है। यानी कि जो एक प्रकार से जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी होती है उसमें सांख्यिकीय चीज़ें जो होती हैं, सांख्यिकीय तकनीकी जो सांख्यिकीय टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, सर्वेक्षण के बारे में जानना है कि सर्वेक्षण क्या होता है। ये सब विधियां होती हैं खास करके, तो इनके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे कि आखिरकार हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें किन किन चीज़ों को तैयार करना होता है। और इसमें मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसको वाइवा आप कहते हो, एक लिखित होता है तो आप लिख देते हो, एक मौखिक भी प्रश्न कुछ एग्जामिनर आते हैं वो पूछते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो एक वीडियो में मौखिकी पर ऑलरेडी बना दूंगा इसके बाद में, तो आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार हमको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है अच्छे तरीके से। देखिए, प्रैक्टिकल जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो ये सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, ओके, आपके कॉलेज से। तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बीए बीएससी सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियोग्राफी बीए से भी होती है, बीएससी से भी होती है। तो थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्र यानी कि जो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं उन्हीं का ये सिलेबस है प्रायोगिक भूगोल में। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको क्या पढ़ना है भाई, प्रायोगिक भूगोल में सांख्यिकीय, तकनीकी और सर्वेक्षण पढ़ना है। इससे पहले आपको वैसे मतलब कि जो जियोग्राफी का जो पोर्शन होता है उसमें आपको क्या पढ़ना था, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन आपको पढ़ना था। ये आपके पेपर का नाम था। और इसमें क्या नाम है पेपर का, सांख्यिकीय, तकनीकी एवं सर्वेक्षण। ओके, क्लियर हो गई। तो उसका 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, जो है जियोग्राफी का 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मेन जो चैप्टर होते हैं उनके, जैसे कि जो प्रैक्टिकल वाला नहीं है, जो थियरी है मुख्य रूप से, उसका मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया। एक तो पर्यावरण का संकल्पना और तत्व को हमने समझ लिया था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हमने पारिस्थितिकी समझ लिया पूरा। अब हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझेंगे थर्ड चैप्टर में जब हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी लिटरेचर हो, मतलब संस्कृत साहित्य हो, ठीक है, यहाँ तक कि और भी सब्जेक्ट जो भी आपके बच रहे हैं सभी के सब्जेक्ट के आपकी, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के सब्जेक्ट के, यानी कि जो है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हो गया, फिलोसॉफी, सभी के आएंगे। धीरे धीरे करके आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम जानते हैं, पहला चैप्टर हमको पढ़ना है भारत में सांख्यिकीय पद्धतियों का महत्व। भारत में सांख्यिकीय पद्धतियों का क्या महत्व है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। ओके, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा, तो जो जियोग्राफी मतलब जिन्होंने बीएससी में ले रखा है वो आप लोग अंग्रेजी में नीचे देखते चलिएगा। स्टैटिक्स जो लिखा हुआ है, स्टैटिकल यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिकल मेथड्स इन जियोग्राफी, तो इसके बारे में आपको पढ़ना। चूंकि आपको देखिएगा चाहे वो जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट को अध्ययन करने के लिए कुछ पद्धतियाँ होती हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो उसी में सांख्यिकीय जो पद्धति होती है उनके बारे में हम समझेंगे। चूंकि भूगोल में सांख्यिकीय पद्धतियों का क्या महत्व है उसके बारे में जानने का प्रयास। सबसे पहले हम सांख्यिकी की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद में हम जैसे सांख्यिकी की परिभाषा बाउले और आकेनवाल, इसके अलावा जो है वेबस्टर शब्दकोश में बताई गई परिभाषा, तमाम विद्वानों ने परिभाषा बताई, उन सभी की परिभाषाओं को जानेंगे। सांख्यिकी चूंकि एक लंबा क्षेत्र कवर करता है, सांख्यिकी में जियोग्राफी में ही सांख्यिकी नहीं बल्कि अधिकतर सब्जेक्ट में सांख्यिकी का एक प्रकार से बोलबाला रहा है।
सांख्यिकी की उपयोगिता सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। स्टैटिक्स हैज़ यूनिवर्सल यूटिलिटी। इसको मतलब एक प्रकार से इसको आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, हर एक क्षेत्र में विद्यमान है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि मानव कल्याण का अर्थशास्त्र भी इसको कहा बाउली महोदय ने सांख्यिकी को, इसलिए कहा चूंकि ये क्या है। और इसके अलावा इस पर जो है टिपेट महोदय इसकी महत्व को समझाते हुए सांख्यिकी कहते हैं कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती है। तो सांख्यिकी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। महत्व यह है कि व्यापार, उद्योग, वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व हम आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शासन प्रबंध में देख सकते हो, ठीक। बजट वगैरह बनाना हो उसमें देख सकते हो, कानून, नए कानून पुराने कानून में संशोधन करना हो सांख्यिकी की मदद से होता है। उसमें चूंकि एक डाटा फिक्स करके एक सारणीबद्ध, एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिकल वे में आप रख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है कृषि अनुसंधान कर सकते हैं, समाज शास्त्र में इसका प्रयोग देख सकते हैं, ठीक है। हर एक क्षेत्र से बेरोजगारी, मद्यपान, भिक्षावृत्ति, ये सब सामाजिक बात, बाल विवाह हो गया, विधवा समस्या हो गई, ठीक है, ये सब समस्याओं का निदान भी इसमें आप पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी का बड़ा ज़बरदस्त महत्व है, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल में आपको करवाया जाता है। ये जियोग्राफी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर एक मानवीय जो सब्जेक्ट है आपके, हर एक में आपको सांख्यिकी पढ़ना ही पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी के जन्मदाता, आपसे मौखिक में प्रश्न पूछता है कि सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे, तो कौन थे भाई? गॉटफ्राइड आकेनवाल महोदय जो है ये सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। स्टैटिक्स शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ भाई? तो समंक के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है? समंक के लिए। समंक माला कहते हैं स्टैटिक्स को। लेकिन अगर इसको विज्ञान के रूप में अगर देखा जाए, एक वचन के रूप में, तो सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। बहुवचन में लिया जाए तो समंक के लिए कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए समंक संख्याएं मात्र हैं, यह कथन किसका है? तो टिपेट महोदय ने कहा था कि सामान्यतया व्यक्ति के लिए समंक जो होता है संख्याएं मात्र होता है, एक व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के। लेकिन वही अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा, कोई जो है विषय क्षेत्र में, जैसे कि कोई सोशियोलॉजिस्ट है, कोई पॉलिटिकल जो है साइंटिस्ट है, तो अलग अलग कोई भूगोलवेत्ता है, तो उसके लिए अलग महत्व होता है। हम लोगों के लिए या जो है आम जनमानस के लिए तो सांख्यिकी मतलब वैसे ही है, बट और सभी लोगों के लिए जो उसमें विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आती है ये सांख्यिकी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास। अगला जो चैप्टर आपका है, देखिए अगला चैप्टर है आंकड़े संकलन के स्रोत, यानी जो आपको डाटा मिलता है उसको आप किस प्रकार से कलेक्शन करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, किन किन सोर्सों के माध्यम से, किन किन स्रोतों के माध्यम से हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डाटा का, आंकड़ों का संकलन करते हैं। आंकड़ों के संकलन में तमाम सारे स्रोत आते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और इसको लेकर के किस प्रकार से उसको हम एक श्रेणीबद्ध तरीके से रखते हैं, ये सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा बताने का प्रयास मेरा ज़रूर रहेगा इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से हमको आंकड़ों को संकलन करना है। अगला चैप्टर हमको क्या पढ़ना होता है, इसमें मापन और इसके प्रकार। मापन आप सभी को पता होगा, मापन एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, ये सोशियोलॉजी में और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट में आप देखिएगा मापन आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मापन जो होता है, मापन, मूल्यांकन, ये सब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में आते हैं, जिसको आप मेज़रमेंट कहते हैं। तो मेज़रमेंट एंड इट्स टाइप, यानी कि मापन क्या होता है, किसे कहते हैं, और मापन का प्रकार, ये आपको चैप्टर 3 के अंतर्गत समझना है। मापन वैसे बात की जाए तो बहुत सारे मापन होते हैं। तो मापन एक प्रकार से किसकी मापना कि हाँ भाई, जैसे कि मान लेते हैं बुद्धि का मापन करना हुआ, चिंता का मापन करना हुआ, या किसी प्रकार से आप देखते हैं तो मापन को मिलाकर के वस्तुओं या घटनाओं का तर्कपूर्ण तरीके से संख्या प्रदान करने की क्रिया होती है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा से संबंधित तमाम सारी चीज़ें हैं, उनमें काम आता है। और भी मापन का खास करके आप देखते हैं, जैसे कि 1 लीटर दूध नापना है तो उसको भी हम मापन बोलते हैं। तो हर एक चीज़ को हम माप सकते हैं उसके एक प्रकार से। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है कि उस मापन जो मापन से वस्तु की मात्रा, वस्तु की कितनी है, ये पता चलता है, जबकि मूल्यांकन से वस्तु का मूल्य पता चलता है कि वस्तु का कितना मूल्य है। यानी 1 किलो चीनी 1 किलो है, तो ये आप मापन करेंगे तब पता चलेगा कि चीनी की मात्रा इतनी है। लेकिन चीनी की क्वालिटी कितनी है ये तब पता चलेगा जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे। चीनी 40 रुपये किलो है, ये हो गया उसका मूल्य का अंकन करना, मूल्य को आंकना कि इसका मूल्य कितना होना चाहिए 1 किलो चीनी का, और ये चीनी जो 40 रुपये की है ये कितनी चीनी है ये पता लगाना, ये मापन कहलाता है। यानी मापन
एक प्रकार से मात्रा को डिनोट करता है, और मूल्यांकन जो होता है अपना वो उसकी क्वालिटी को एक प्रकार से डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी को बताता है। तो मूल्यांकन क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को आंकता है, जबकि जो मापन होता है वो क्या करता है, वो क्वांटिटी को एक प्रकार से फोकस करता है, क्वांटिटी को बताता है। तो ये हो गए मापन। कई प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष मापन होता है, समन्वीकृत मापन होता है, इप्सेप्टिव मापन होता है, जो है निकष संदर्भित या फिर मानक संदर्भित मापन होता है। मापन का कई सारे में प्रयोग हम वर्गीकरण करने में, क्लासिफिकेशन करने में मापन का प्रयोग करते हैं, और सिलेक्शन करने में यानी चयन करने में प्रयोग करते हैं मापन का। तुलनात्मक अध्ययन करने में यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करना हुआ हमको, तो भी मापन का हम प्रयोग करते हैं। भविष्यवाणी करना हुआ यानी कि प्रेडिकेशन करना हुआ, तो भी हम जो है मापन का प्रयोग करते हैं। निदान यानी कि एक प्रकार से डायग्नोसिस करना हुआ, तो भी हम क्या करते हैं, मापन का प्रयोग। मापन के कई स्तर होते हैं, नकारात्मक मापन होता है या मापनी, एक जो है कृमात्मक मापनी होती है, एक अनुपात मापनी होती है, एक अंतराल मापनी होती है। तो कई प्रकार की चीज़ें होती। मापन वैसे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 5 प्रकार के होते हैं: निरपेक्ष मापन, समन्वीकृत मापन, इप्सेप्टिव मापन, निष्कर्ष संदर्भित मापन और मानक संदर्भित मापन। ये 5 प्रकार के मापन होते हैं। और मापन के कुल मिलाकर के अगर स्तर की बात की जाए तो 4 स्तर होते हैं: नकारात्मक मापनी, जो है क्रियात्मक मापनी, और अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। ये 4 मापन के स्तर होते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे मौखिक में या वाइवा में आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला चैप्टर आपका था सारडियन। ठीक है, सारडियन की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में इसको टेबुलेशन कहते हैं, और सारडियन को बहुत ज़रूरी होता है एक सारणीबद्ध तरीके से करना। सारडियन की अगर बात की जाए तो एक सांख्यिकीय सारणी खानों व पंक्तियों में समंकों का व्यवस्थित संगठन होता है। ठीक, ये बात किससे कही थी? प्रोफेसर नीस बेंजर महोदय ने कही थी। आपको मैं बता दूं कि सारणी जैसे होती, कोई डाटा इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको ऐसे ऐसे करके हम इसको पंक्ति और स्तंभों में अगर फिक्स कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने क्रम से करा 1 2 3 4 डाल दिया, यहाँ पर दिख लिया कि राम इसमें है, श्याम इसमें है, ठीक है, और निरहु इसमें है, ठीक है, घुरहु इसमें है, तो ये सब इसमें हमने रख दिया। इसी प्रकार से इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हमने मतलब ऐसा रख दिया कि ताकि आप अच्छे तरीके से एक सारणीबद्ध तरीके से, जब हम पंक्ति और स्तंभों में डाटा को एक निश्चित श्रेणीबद्ध करते हैं, एक अच्छे तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से हम रखते हैं, तो वही चीज़ होती जाती है सारडियन। सारडियन की अगर बात की जाए तो सारडियन से कई सारे लाभ होते हैं। तथ्य हमको सरल तरीके से समझ में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मितव्ययिता होती है, मतलब कि कम खर्च हो सकता है, मतलब कम खर्चा होती है। तुलना करने में सहायता मिलती है, सांख्यिकीय गणनाओं में सहायता मिलती है, वर्गीकरण करने में हुआ, संदर्भ में हुआ, निर्वाचन में हुआ, प्रदर्शन में हुआ, इन सभी में हमको क्या होता है, सारडियन से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा सारडियन के कई सारे उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कि अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना, तथ्यों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण करना, न्यूनतम स्थान में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करना, कम से कम जो है जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताना, सांख्यिकीय विश्लेषण को सुगम बनाना, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। सारडियन और वर्गीकरण दोनों में जो है खास डिफरेंस होता है, क्योंकि वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, जबकि सारडियन जो होता है समंकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया होती है। तो वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, जबकि सारडियन जो होता है वो समंकों को प्रस्तुत करना, किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, वो सारडियन कहलाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके कई सारे नियम भी होते हैं, तो ये सब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी अगला जो चैप्टर आपका आता है वो है भाई 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर है आवृत्ति वितरण और उनका बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दियर ज्योग्राफी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये आपको पढ़ना है, अगला 5वां चैप्टर है। इसमें आपको आवृत्ति के वितरण को समझना है। जैसे आवृत्ति के वितरण के कई प्रकार होते हैं, एक तो खंडित आवृत्ति वितरण होता है, एक वर्गीकृत आवृत्ति वितरण होता है। ठीक, तो आवृत्तियों को बांटना, कैसे बांटना है, एक सारणी में फिक्स करके, तो बिंदुओं के माध्यम से समझाना, ये सारी चीज़ें होती है। वर्गों की संख्या बराबर समंकमाला का विस्तार बटे वर्ग विस्तार का माप, ये सब चीज़ें होती है। इसे सूत्र होते निकालने के लिए आरोही क्रम में उसको सजाना, अवरोही क्रम में सजाना, उसके बाद में फिर चीज़ों को निकालना, मतलब कि एक मजदूरी वगैरह ज्ञात करना हुआ, या कोई पॉइंट के माध्यम से, मतलब कोई चीज़ जैसे कि कितना दाल पैदा हुई, कितनी गेहूँ पैदा हुआ, कितना जनसंख्या रही है किस ईयर में, ये सब आवृत्ति के माध्यम से पता लगाते। तो वही बिंदु रेखीय प्रदर्शन, वही आवृत्ति वितरण हो गया, कि एक चित्र के माध्यम से हमको ये दर्शाना कि हाँ कितने समय में कितनी जनसंख्या थी पहले। और मान लेते हैं आपसे पूछ लिया कि भारतीय जनसंख्या का ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ वगैरह आप इसी से बना सकेंगे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला हम देखेंगे विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य की बात की जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ जो होता है, यहाँ से भी प्रश्न कई मात्रा में पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विभाजन मूल्य जो होता है
इसकी अगर बात की जाए तो इसमें कई सारी चीज़ें होती विभाजन मूल्य में। ओके, इसमें आप देखते हैं मध्यका, चतुर्थांक, पंचमांक, षष्ठी, ये सभी हम इस प्रकार से बांट लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें हम तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें जो है विभाजन कर लेते हैं हर एक चीज़ों का। जो है इससे मध्यका वितरण के मध्य पद का जो होता है उसका मूल होता है, और वह वितरण दो भागों में बांट कर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ कैसे क्या होता है। ठीक, और मध्यका की भांति ही आप देखिएगा स्थिति की अन्य मापें भी इसमें की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि इसका प्रयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में हम खास करके करते हैं। वितरण को 4, 5, 8, 10 यहाँ तक कि 100 समान भागों में भी हम बांट सकते हैं। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि विभाजन मूल्य से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें साइन, कॉज, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। चतुर्थक क्या है, पंचमक क्या है, चतुर्थक को किससे व्यक्त करते हैं तो क्यू से चतुर्थक को व्यक्त करते हैं। पंचमक क्या होते हैं तो यदि श्रेणी को 5 समान भागों में अगर हम बांट दें तो उसमें 4 पंचमक होते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से होता, हम चर्चा कर लेंगे टाइम मिलेगा तो हम। ओके, इसके अलावा जो अगला चैप्टर आपका आता है, अगला चैप्टर है आपका भाई क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकिरण एवं सहसंबंध, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल जो है टेंडेंसी, डिस्प्रेशन एंड जो है कोरिलेशन। डिस्प्रेशन माने होता है अपकिरण और कोरिलेशन माने होता है सहसंबंध। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपको पता ही होगा, माध्य हो गया, मीन जिसको कहते हैं, ठीक है, औसत या माध्य एक ही बात है, माध्यिका हो गया यानी मीडियन, और बहुलक हो गया। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में, आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर माध्यिका जो है साइकोलॉजी वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य या औसत क्या होता है, इन सभी के बारे में बता दूंगा। अभी उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम है नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर तरीके से आपको समझा देता कि हाँ कैसे कैसे क्या हमको समझना है, माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होता है, और बहुलक क्या होता है, और ये सब क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझा देता। अगला प्रश्न है आपका 8वां जो है आपका जो है चैप्टर पढ़ना है आपको, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। प्रतिदर्श प्रणाली भी एक प्रकार से एक जो है पद्धति होती है, किसी चीज़ को मापने की पद्धति होती है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाता रहता है एग्जाम में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, और ख़ास करके ये प्रैक्टिकल वाला चीज़ें हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 9वां प्रश्न आपको मतलब कि 9वां चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा इंटर में, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें आपको ज़रूर दिखाई दिया होगा कि क्या क्या चीज़ होती है। प्रायिकता की अगर बात की जाए तो कई सारी चीज़ें प्रायिकता को लेकर के जो है, प्रायिकता वैसे गणित में आपको इंटर में मैथ में पढ़ना पड़ता है। प्रायिकता के सिद्धांत के विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के लगभग हर पहलू में दैव तत्व, यानी कि जो एक प्रकार से रैंडम फेनोमेना होती है उसकी उपस्थिति का रहना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ पर जो प्रायिकता होती है इसको अलग तरीके से हम समझते हैं, एक ज़बरदस्त तरीके से। आपको बता दूं कि प्रायिकता एक गणितीय चीज़ है, इसमें बेस के प्रमेय को हम उसमें लगा करके समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी द्विपद प्रमेय हो गया। प्रायिकता के सिद्धांत में जो है क्रमचय और संयोग भी होता है, तो इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रायिकता एक जो है गणितीय फार्मूला, ये सब जितना है ये सब मैथ ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल है। अगला पॉइंट है प्रासामान्य वितरण, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रासामान्य वितरण भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ये अगला चैप्टर आपका है। इसमें किस प्रकार से हमको प्रासामान्य तरीके से वितरण करना होता है, इसके क्या विशेषताएं होती प्रासामान्य वक्र की। ठीक है, प्रासामान्य वक्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसको जानना, किस प्रकार से वक्र यानी कर्व बनता है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा जटिल चैप्टर जरूर होता है, लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और समान वितरण वक्र के लिए सर्वप्रथम जो 1733 ईस्वी में समीकरण निकाला था वो डी मॉइबर ने निकाला था। तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा प्रतीप गमन विश्लेषण आप देख सकते हैं, रिजर्व जो है यहाँ पर देख सकते हैं एनालिसिस, ओके, रिग्रेशन एनालिसिस। प्रतीप गमन की अगर बात की जाए तो प्रतीप गमन का शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है पीछे लौटना या वापस आना। ठीक है, इसका मतलब प्रतीप गमन का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन यानी कि वापस आना। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1877 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने उन्होंने अपने एक शोध लेख में किया था। उन्होंने कहा था कि पैतृक ऊंचाई में मध्यता की ओर प्रतीप गमन, और वहीं से इस शब्द को लोगों ने लिया। प्रतीप गमन का उपयोग भी कई क्षेत्रों में होता है। ठीक है,
और प्रतीप गमन और सहसंबंध इन दोनों में अंतर को लेकर के ही प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 11वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा 12वां चैप्टर है यंत्रीय सर्वेक्षण, यानी कि जिसको हम सेक्सटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो है इंस्ट्रूमेंटल जो सर्वे है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा और यहाँ तक आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो है सेक्सटेंट कई प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे कि नाभिक सेक्सटेंट हो गया, बॉक्स सेक्सटेंट हो गया, बबुल सेक्सटेंट हो गया, इन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इतिहास का चैप्टर मतलब वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये इतिहास का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ाया है और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते थे उसको भी हमने बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। बी थर्ड सेमेस्टर का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके अलावा हिंदी का जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं। अभी भी कोर्स मात्र 100 रुपये में ही चल रहा है। 10 चैप्टर वहाँ के हिंदी साहित्य के हो चुके हैं। जैसे ही आप कोर्स लेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 91 61 93 60 62, इस पर आपको व्हाट्सअप SMS करके ये बताना है कि सर हमको हिंदी साहित्य BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। ओके, तो मैं आपको एक जो है QR कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करके और आपको अच्छे तरीके से अपना कोर्स बाई कर लेना। यानी कि जैसे आप उस पर 100 रुपये सेंड करके स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करेंगे, तुरंत मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और 10 क्लासेस जो अभी तक हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीरियल से क्लासेस लगी हुई होंगी, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद की जो क्लासेस होंगी 11वीं क्लास, वो सब आपको ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी। और बाकी जो क्लासेस होंगी बाकी सब्जेक्ट की, उन सभी की भी क्लास उसमें मतलब कि नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में सेंड करती जाएगी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।